जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR टीचिंग एकेडमी में। तो आज ये चैनल क्रिएट करने का एक ही रीज़न है कि सीटेट के एग्ज़ाम को फोड़ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रीड कीजिएगा सभी लोग। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा संरक्षण मतलब कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित कर पाता है? पहले आप लोग बताओ। जीन पियाजे जो चाचा थे वो कहाँ से थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड से। कहाँ से? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक। तो एग्जाम में आता है कि जीन पियाजे की कितनी अवस्था थी? तो ये कितनी अवस्था दिए थे? चार अवस्था। चार अवस्था SPCF, जो कि यहाँ पर सीक्वेंस में है ना, SPCF। इसी को पूछ देता है एग्जामिनर की इस सीक्वेंस में लगाओ करके। तो आप लोग लिखना सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये चारों अवस्था को क्रम में पूछता है। तो संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं भाई, तो मैं हूँ सी टेट और अपना जो स्टेट टेट है ना, उस दोनों को क्वालिफाई कर लिया हूँ, है ना। तो बाकी यार, उम्मीद करूंगा ये क्लासेस बहुत पसंद आएगी आपको। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर देखो, जीन पियाजे कुछ चारों अवस्थाओं के एकदम मतलब इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। जीन पियाजे की अवस्थाएं, जीन पियाजे ने बच्चे के बौद्धिक विकास को चार मतलब चार प्रमुख इस अवस्थाओं में बांटा है। बिल्कुल बांटा है, जिसे हमने पढ़ा पढ़ा है ना। तो हम लोग एक एक को बारीकी से पढ़ेंगे। पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। इसकी एज है क्या? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु अपने चारों मतलब पांचों इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से संसार को समझता है। वह देखने, सुनने, छूने, चखने और सूंघने की क्रियाओं द्वारा सीखता है। बच्चे को ये पता नहीं होता कि ये पानी गर्म है ना। लेकिन उसमें वो हाथ डालेगा तो उसे पता चलेगा कि ये मेरे को जल रहा है, तो ये गर्म है करके, है ना। वस्तु स्थायित्व का विकास इसी अवस्था के अंत में होता है। इसी अवस्था की किस में होता है? अंत में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी प्रकार दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा भाषा का प्रयोग करने लगता है। वो पापा मम्मी कहने कहने हल्का हल्का बोलने लगता है और प्रतीकों का उपयोग करने लगता है। जैसे कि मेरे भांजा एक है, वो क्या वो करता है ना कि पहले माँ माँ पा ऐसे करता था, है ना। तो उसी प्रकार है, प्रतीकों का उपयोग करने लगता है। कल्पना शक्ति प्रबल होती है इसी अवस्था में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कल्पना शक्ति प्रबल होती है। वह चित्र, खेल और नकल के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चे को जैसे आप लोग बोलोगे, आप लोग उसके सामने गाली भी दोगे ना, तो वो गाली देना देना सीख जाएगा। जैसे कि मेरे एक भांजा है ना, वो बहुत गाली देता है, लेकिन वही है, इन्वायरमेंट है ना, और क्या। बच्चा स्व केंद्रित सोच रखता है ना। अर्थात वह दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। दूसरे क्या सोच रहे हैं उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने में ही मगन रहता है। संरक्षण संरक्षण की समझ अभी विकसित नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि संरक्षण की अवस्था कौन सी अवस्था में नहीं होती? तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसी प्रकार है, थर्ड पॉइंट है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा तर्क करना सीखता है, लेकिन केवल ठोस वस्तुओं और परिस्थितियों के बारे में सोच पाता है। संरक्षण की अवधारणा विकसित हो जाती है, जैसे मात्रा, वजन, लंबाई आदि का संरक्षण। जैसे कुछ संरक्षण मतलब आप लोग क्या समझते हो? संरक्षण वो है ना कि रूप बदलेगा लेकिन चीज उतनी ही रहेगी। अगर मैं बोल दूं आप लोग को ये रोटी है, रोटी को क्या बना दोगे आप लोग? सांप बना दोगे। बच्चों को पूछोगे कि रोटी बड़ा है कि सांप बड़ा है, तो वो बता देगा, है ना। तो उसी प्रकार है, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, संख्या बोध और कारण परिणाम को समझने लगता है। बच्चा वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। ठीक है। और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज है 11 वर्ष से वयस्क तक, मतलब 11 वर्ष से ऊपर। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की कुछ विशेषता बताओ आप लोग। तो यहाँ पर लिखना, अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन और तार्किक विचार करने में सक्षम हो जाता है। वह काल्पनिक परिस्थितियों, आदर्शों और भविष्य की संभावना पर विचार कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परिकल्पना बनाना और योजनाबद्ध समस्या समाधान करना। यह अवस्था किशोरावस्था में प्रारंभ होती है और धीरे धीरे विकसित होती है। ठीक है। लेकिन इसे यहाँ पर कुछ निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार बच्चे का बौद्धिक विकास क्रमिक और चरणबद्ध होता है। इस अवस्था
यह हर अवस्था पिछली अवस्था पर आधारित होती है। मतलब जो भी हम लोग कुछ सीखेंगे वो पिछली कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान पर आधारित ही होगी, है ना, और अगली अवस्था की तैयारी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आपका चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन सेकंड है, रीड एवरीवन, वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की कहाँ कौन से देश से थे, ये आप लोग कमेंट करने हैं, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। निकटतम विकास क्षेत्र मतलब जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है, किस पर बल देती है, या बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखना, जहाँ भी आपको केवल वर्ड दिखे आप लोग केवल वर्ड को आंख बंद करके हटा देना, ठीक। लेकिन 99.999% केवल वर्ड निगेटिव वर्ड्स ही होते हैं। तो पहला को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। दूसरा है, बच्चों को हम लोग सीडीपी की अवधारणा है भगवान मानने की, नहीं उनको दंड देंगे। हमारे स्कूल में होता था कि हमको ना दंड देते थे, अगर नहीं जाना चलो हाथ निकालो भाई, हाथ निकालो और पैर को सीधा करो। पैर को मारते थे यार, मतलब क्या बोले यार, एक छड़ी होती थी बांस की, इसमें तथ्यों को रटाना, रटा कर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी गलत, इससे भी गलत होगा, है ना। और डी होगा, अधिक ज्ञानवान व्यक्ति के मार्गदर्शन से अधिगम। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा का डी हो जाएगा। आप लोग उदाहरण के तौर पे रियल एग्जांपल है रोजमर्रा की, अगर हम लोग साइकिल भी सीखते हैं तो हम लोग खुद से नहीं सीखते हैं, हमारे मम्मी पापा या भाई बंधु जो भी हो हमको साइकिल सिखाते हैं, उन लोग पीछे से हमको मदद करते हैं कि चल तू साइकिल सीख बच्चा, मैं तुझे हेल्प करूंगा, है ना। उसी प्रकार फिर उन लोग बाद में धीरे धीरे छोड़ देते हैं, हम लोग को पता ही नहीं होता कि उन लोग छोड़ दिए हैं, हमको पता रहता है कि हम लोग चला रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन लोग छोड़ दिए हैं हमको। तो दूसरा का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगला है, मतलब यहाँ पर है कुछ प्याजे हैं और वैगोत्स्की है। प्याजे के अनुसार बच्चा स्वयं सीखता है, प्याजे को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वैगोत्स्की जी को पढ़ेंगे। कॉग्निटिव कंजर्वेशन पे बल देते हैं, ठीक है। विकास पहले सीखना बाद में, किसके अनुसार, प्याजे के अनुसार। शिक्षक की भूमिका सीमित, प्याजे के अनुसार। पीयर अटेंशन, ठीक। खोज आधारित अधिगम, उसी प्रकार वैगोत्स्की है, वैगोत्स्की बच्चे समाज से सीखते हैं, बच्चों सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है, वैगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। सोशल कंजर्वेशन, सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, बिल्कुल हम लोग सीखेंगे, हमारा विकास के साथ हम लोग सीखेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं शुरुआती दौर में ही हम लोग सभी कुछ सीख लेंगे, नहीं सीख पाएंगे। शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण माना है वैगोत्स्की ने। सोशल इंटरेक्शन पर एम क्यू मतलब मोर नॉलेजेबल उधर। सहयोगात्मक अधिगम, मैंने पीछे पढ़ा है ना, साइकिल को उदाहरण दिया एग्जाम्पल, वही है सहयोगात्मक अधिगम। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड एवरीवन, प्याजे के अनुसार जब नई जानकारी पुरानी स्कीमा में फिट नहीं होती और स्कीमा में परिवर्तन करना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, एकोमोडेशन, एक्विलिब्रेशन संतुलन, या एडेप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से कौन सी स्थिति वैगोत्स्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को सर्वश्रेष्ठ दर्शाती है। छात्र अकेले कठिन कार्य कर सकते हैं, वैगोत्स्की ने कहा है कि सहयोगात्मक अधिगम को बहुत विशेष महत्व बल दिया है, ठीक है ना। तो छात्र अकेले कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन कठिन कार्य छात्र अकेले नहीं कर सकते हैं। हम लोग छात्र से कोई कार्य, बहुत बड़ी कार्य के एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। छात्र शिक्षक की सहायता से कठिन कार्य पूरा कर सकते हैं। छात्र केवल रटकर उत्तर देते हैं, रटना केवल ये वर्ड नेगेटिव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फोर्थ का हो जाएगा, फोर्थ का बी हो जाएगा। छात्र शिक्षक की सहायता से, मैंने कहा ना, जो वैगोत्स्की जी हैं वो सहयोगात्मक को बहुत महत्व देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ का सेकंड आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन फिफ्थ है, रीड एवरीवन, हावर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही है, बुद्धि जन्मजात स्थिर होती है। अगर बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो हम लोग बैल बुद्धि कैसे होंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, बैल बुद्धि मतलब अपने सीरियस मत हो जाना, है ना। जैसे कि देखो, बुद्धि जन्म से स्थिर होती है कह रहा है, तो हम लोग जन्म से क्या खाना खाने सीखे हैं, चलना सीखे हैं, धीरे धीरे से प्रोग्रेस करे हैं ना हम लोग। और बी आंसर तो केवल जहाँ जहाँ दिखे काट देना, और केवल जहाँ दिखे काट देना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में अनेक प्रकार की बुद्धि होती है, और हावर्ड गार्डनर तो बोलते हैं कि 8 प्रकार बुद्धि दिए थे, ठीक है ना। लेकिन पहली दिए थे उन लोग बहुबुद्धि सिद्धांत में, स्टार्टिंग में 7 बुद्धि दिए थे, लेकिन बट 1998 में उन्होंने, हावर्ड गार्डनर ने 8
8 बुद्धि बताए थे, ठीक है। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे, तो ये बोल आप लोग लिखना हावर्ड गार्डनर के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिफ्थ का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड एवरीवन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट की विशेषता नहीं है, पूछा गया। ध्यान से पढ़ना, हम लोग क्वेश्चन को कहाँ गलती करते हैं, नहीं और हाँ में ही गलती करते हैं। जल्दबाजी हम लोग नहीं को हाँ पढ़ लेते हैं, हाँ को नहीं पढ़ लेते हैं, इसीलिए हम लोग को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण नहीं है, तो केवल नेगेटिव वर्ड होगा और केवल ही हमका हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम उसको पूछा ही गलत होगा, पूछा ही गलत है और गलत का भाई ही सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल शैक्षणिक सत्र के अंत में किया जाता है, बाकी सतत मूल्यांकन सुधार हेतु प्रतिपुष्टि ये क्या किस लिए किए जाते हैं, है ना। तो शैक्षणिक के सत्र के अंत में नहीं किया जाता, बीच बीच में भी किया जाता है टेस्ट के माध्यम से। बाकी टेस्ट नेगेटिव वर्ड से है, लेकिन कभी कभी करना होता है ना। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, बताना आप लोग, पीछे पढ़ा है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया है, किसने दिया है, तो ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर एक, जीन पियाजे किसके द्वारा दिए हैं, जीन पियाजे कौन से सिद्धांत दिए हैं आपके, बताओ जीन पियाजे, जीन पियाजे बताओ जी। जीन पियाजे है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बीएफ स्किनर दिए हैं आपके, बीएफ स्किनर क्या दिए हैं, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी, ओके। और बीएफ स्किनर के द्वारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत दिया गया है, ठीक। तो 7th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर बहुउद्देशीय सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर। चूहे एवं कबूतर पर प्रयोग हावर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था, चूहे एवं कबूतर पर प्रयोग। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी यार क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, बहुत मेहनत मेहनत लगती है ना, बोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली मुझे, लेकिन बोल देता हूँ यार, है ना। किस प्रकार की बुद्धि में संगीत एवं लय के प्रति संवेदनशीलता शामिल होती है, शामिल होती है बताओ। स्थानीय बुद्धि बताओ मुझे, स्थानीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि के एक आध एग्जाम्पल रखना। दिशा एवं रास्ते की समझ, स्थानीय बुद्धि रखने वाले व्यक्ति में दिशा एवं रास्ते की बहुत अच्छी समझ होगी। और भाषाई बुद्धि मुझे बताओ पहले आप लोग, भाषाई बुद्धि, तो लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तो इसमें लिखना आप लोग कवि हो गया या लेखक हो गया या राजनेता मतलब पॉलिटिशियंस, इसमें लैंग्विस्टिक बुद्धि बहुत अच्छी से पाई जाती है। तो संगीतमय बुद्धि कहाँ है, संगीत कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। तार्किक बुद्धि जो तर्क करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उसमें तार्किक बुद्धि को पाया जाता है बहुत अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमसे पूछा गया था संगीत एवं लय, तो संगीतमय बुद्धि कहाँ है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8th का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड एवरीवन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन, CCE मेनली किस पर बल देता है, रटने की क्षमता, रटने पर तो कोई भी बल नहीं देता। रैंकिंग, रैंकिंग के नेगेटिव वर्ड है, केवल भी नेगेटिव वर्ड है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करना जरूर, और आप लोग को क्या क्या चाहिए CDP के अंदर प्रैक्टिस सेट में, वो भी आप लोग कमेंट करना, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड एवरीवन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आप लोग मुझे बताओ, तो बच्चों की कमियों तथा सुविधाओं की पहचान करता है। बच्चों में कौन सी कमी है, जैसे कि कोई बच्चा को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता ठीक से या हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग बच्चों में इंग्लिश को ही ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इंग्लिश ही बच्चों को कमज़ोर होती है, ऐसा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 11 है, NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक संरचना क्या है, पहले क्या थी और अभी क्या है, मुझे बताओ। तो पहले थी 10+2, 10+2 थी पहले, लेकिन अब क्या है 5+3+4, 5+3+3+4, ये कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये स्टार्टिंग के 5 ईयर्स जो होते हैं ना, ये फाउंडेशनल ईयर होते हैं, फाउंडेशनल एज स्टेज होते हैं। 3 साल, 5 के जो 3 साल होते हैं ना, 5 के जो 3 साल वो आंगनबाड़ी की अवस्था होती है, बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं। उसके बाद
5 में से 3 तो आंगनबाड़ी जाएंगे बच्चे, लेकिन बच गया क्या, 2 बच गए, मतलब 2 बच गए। 2 होते हैं जो शुरुआती की पहली और दूसरी कक्षा होते हैं, क्लास फिफ्थ और मतलब क्लास फर्स्ट और एवं सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 + 3 + 3 + 4 +4। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन अगला है, रीड एवरीवन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्र शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण होता है। केवल वर्ड जहां पर दिखे काट देना, केवल नहीं पढ़ेंगे हम लोग। दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग बच्चों को एक बार दिव्यांग बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाना समावेशी शिक्षा को बल देता है, समावेशी शिक्षा को, ये गलत हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों को कैसे अलग पढ़ा देंगे हम लोग, है ना। और सभी बच्चों को आवश्यक सहयोग के साथ एक ही दिशा में कक्षा में पढ़ाना, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम लोग फिर भी डी को एक बार रीड करेंगे, क्योंकि हम लोग सी टेट ऐसा एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन ही चूज करना पड़ता है। तो केवल मेधावी छात्र केवल वहां पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम लोग को अपना टाइम किसी और सब्जेक्ट को देना है, किसी और टॉपिक को, जैसे कि मैथ्स हो जाएगा। जहाँ भी सी टेट में टाइम वेस्ट मतलब सीडीपी का टाइम बचे ना, उस टाइम को हमको यूटिलाइज मैथ्स में करना है, मैथ्स में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 13 है, रीड एवरीवन। भारत में समान विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश किस आयोग ने की थी। पहले बताओ, भारत राधाकृष्णन कमीशन ये कब आया, 1948 से 49 में, याद रखना आप लोग, ओके। उसके बाद मुदालियर का आयोग बताना कमीशन, तो यह है 1952 से 53 में, आप लोग याद रखना। उसी के बाद कोठारी आयोग याद रखना आप लोग, कोठारी आयोग बताओ जी, कोठारी आयोग 1964 से 66 में, याद रखना आप लोग। नेशनल नॉलेज कमीशन मतलब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये कब आया, तो ये आया 13 ऑफ जून 2005 में। इस टाइम पीएम कौन थे, डॉक्टर डॉक्टर लिखना मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो हमसे पूछा गया क्या गया है, समान विद्यालय प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग कब आया, 1964 से 66 में आया। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 14 है, रीड एवरीवन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो यहाँ पर फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख ही सकते हो, स्क्रीन पर मेंशन भी है। 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता जैसी होनी चाहिए, सुविधादाता, सहयोगात्मक होनी चाहिए, मित्र जैसे व्यवहार होना चाहिए, केवल ज्ञान देने वाला, केवल वर्ड जहाँ तक वर्ड देखे काट देना, केवल परीक्षक नहीं, कक्षक नियंत्रक बिल्कुल भी नहीं, ये अधिगम का सुगम करता या सहायक बोल सकते हो, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर गलती से 10 लिख गया है, 15 है ये। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सर्वोत्तम स्तर कौन से है। बाकी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 होमवर्क क्वेश्चन है। बाकी क्लासेस कैसे लगी कमेंट करना यार, फीडबैक देना, ताकि मैं भी अपने टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूं, अब तक बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पाऊं। मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में नए अंदाज के साथ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब लोग कर ही दोगे। आज मेरी पहली क्लास थी यूट्यूब पर, पहली क्लास क्या थी भैया, पहली ही क्लास थी, क्योंकि आज ही ये चैनल को मैंने क्रिएट किया है ना। बाकी क्लासेस कैसी लगी बार बार बोल रहा हूँ, फीडबैक जरूर देना। और बाकी कोई भी गलती हो, कोई अपने छोटा बड़ा भाई समझ कर मुझे माफ़ कर देना, मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ, ठीक है। मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई, बहुत नज़दीक है आपका एग्ज़ाम 6-5 सितंबर को है ना। तो मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।